नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में चुनाव होते कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी जरूरी सवाल है। तो आज हम भारत की चुनाव प्रणाली की पूरी बनावट को समझेंगे और देखेंगे कि ये असल में काम करती कैसे है। चलिए, शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक इलेक्शन को हम एक खेल की तरह देख सकते हैं? सोचिए, कोई भी खेल खेलने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ नियम, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे क्रिकेट या फुटबॉल के अपने नियम होते हैं, ठीक वैसे ही चुनाव के भी होते हैं। और ये नियम ही तो तय करते हैं कि मुकाबला एकदम फेयर हो, सबको बराबर का मौका मिले। और पता है, ये रूल्स इतने ज़रूरी हैं कि उन्हें हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ताकि कोई भी सरकार आए और इन्हें अपनी मर्जी से बदल ना सके। तो सवाल ये है कि भारत में कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है? इसे कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, शॉर्ट में FPTP। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। इसे समझना ना बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले पूरे देश को 543 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। इन हिस्सों को कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या कंस्टिट्यूएंसीज। फिर हर निर्वाचन क्षेत्र से लोग यानी हम और आप जैसे मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। और आखिर में सिंपल, जिस भी उम्मीदवार को उस इलाके में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाता है। तो इस सिस्टम की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि जीतने के लिए आपको 50% से ज्यादा वोट नहीं चाहिए। नहीं, अगर किसी उम्मीदवार को अपने बाकी कॉम्पिटिटर से सिर्फ एक वोट भी ज्यादा मिल गया ना, तो उसे ही विनर घोषित कर दिया जाता है। इसे ही प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। अब इस FPTP सिस्टम का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा देखते हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण लेते हैं। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे करीब 48%, लेकिन सीटें कितनी मिली? 80% से भी ज्यादा। सोचिए जरा, वोट मिले आधे से भी कम और सीटें मिली 4/4 से भी ज्यादा। इससे साफ पता चलता है कि इस सिस्टम में वोट परसेंट और सीट परसेंट में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो फिर यह सवाल उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने आखिर यही सिस्टम क्यों चुना? देखिए, इसके कई कारण थे। एक तो ये कि ये सिस्टम आम लोगों के लिए समझने में बहुत ही आसान है। दूसरा, वोटर के सामने एक क्लियर चॉइस होती है कि वो किस कैंडिडेट को चुन रहा है। इससे उस प्रतिनिधि की सीधी जवाबदेही भी तय होती है और अक्सर ये एक स्टेबल यानी स्थिर सरकार बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या चुनाव का कोई और भी तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक और बड़ा सिस्टम है जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम PR कह सकते हैं। और ये FPTP से काफी अलग है। चलिए इन दोनों सिस्टम्स को ना आमने सामने रखकर देखते हैं। FPTP में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जबकि PR में पूरा देश ही एक बड़ा क्षेत्र हो सकता है। FPTP में वोटर एक कैंडिडेट को वोट देता है, पर PR में वोटर सीधा एक पार्टी को वोट देता है। और सबसे बड़ा फर्क तो रिजल्ट में है। PR सिस्टम में किसी पार्टी को लगभग उतनी ही % सीटें मिलती हैं जितने % उसे वोट मिले होते हैं। एक बात और जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भारत में PR सिस्टम है ही नहीं। इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन लोकसभा या विधानसभा जैसे आम चुनावों में नहीं। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव जैसे अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए किया जाता है। अच्छा, हमने चुनाव के नियमों की बात तो कर ली। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की, यानी कि वोटर्स और कैंडिडेट्स की। कौन वोट दे सकता है और कौन चुनाव लड़ सकता है? भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिद्धांत लागू है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक है। पहले ये उम्र 21 साल थी, लेकिन 1989 में संविधान में एक बदलाव किया गया और इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब देखिए, वोट देने और चुनाव लड़ने की जो योग्यताएं हैं वो अलग-अलग हैं। वोट देने के लिए उम्र है 18 साल, जबकि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। हाँ, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो हर नागरिक को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हमारी चुनाव व्यवस्था में एक और बहुत ही जरूरी चीज है और वो है आरक्षण। FPTP सिस्टम में ये डर था कि कुछ पिछड़े सामाजिक समूहों को शायद कभी संसद में पहुंचने का मौका ही न मिले। इसीलिए संविधान ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी SC और ST समुदायों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में कुछ सीटें रिजर्व कर दी।
हर खेल में एक निष्पक्ष रेफरी की जरूरत होती है ना? तो भारत के इस चुनावी खेल का रेफरी कौन है? ये भूमिका निभाता है भारत का स्वतंत्र चुनाव आयोग, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए जबरदस्त शक्तियां देता है। ये आयोग ही पूरी चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करता है, उसे डायरेक्शन देता है और उसे कंट्रोल करता है। चुनाव आयोग के काम बहुत सारे हैं। वोटर लिस्ट को अपडेट करने से लेके चुनाव की तारीखें तय करने तक, पार्टियों के लिए आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने से लेकर उन्हें चुनाव चिन्ह देने तक, हर जरूरी काम इसी की जिम्मेदारी है ताकि चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर हों। देखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। समय के साथ हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश तो होती ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए क्या-क्या सुझाव दिए जाते हैं। सुधार के लिए कई तरह के आइडियाज आते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमें एफपीटीपी की जगह आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी पीआर सिस्टम अपनाना चाहिए। संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण एक और बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही चुनाव में पैसे के बढ़ते इस्तेमाल को कैसे रोका जाए और जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं उन्हें चुनाव लड़ने से कैसे रोका जाए, ये सब भी बहस का हिस्सा है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जो कुछ भी हमने आज समझा उसके आधार पर ये सोचने वाली बात है कि क्या भारत को अपनी मौजूदा चुनाव प्रणाली में बदलाव करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।